10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका फिर से एक मरतबा माई स्टार एजुकेशन में खैर मकदम है। यहाँ पर हम जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10वीं क्लास का इसका हिस्सा दुम जो है हम देख रहे हैं, जो कि है उर्दू मीडियम में। तो यहाँ पर जो है हम सवाल जवाब का सिलसिला देख रहे हैं, जो कि तफसील के साथ में है। यानी यहाँ पर जो हम क्वेश्चन एंड आंसर जो देखेंगे उसके साथ में हम एक्सप्लेनेशन भी इसके साथ में बयान करेंगे, ताकि आपको जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में जो है से आसानी से आपको याद हो जाए। तो यहाँ पर जो है हम चौथा सबक माहौली हुस्न इंतज़ाम यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इसका जो है सवालों जवाब का सिलसिला देख रहे हैं। तो इसके जो सवालात हैं, सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो है हम पहले ही जो है देख चुके हैं। यानी इसके पहले जो मेरे जो दो वीडियो थे उसके अंदर में इसको अपलोड किया जा चुका है, यानी इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब जो है हम आगे का जो है यानी सवाल नंबर 6 जो है इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे मैं। तो सवाल नंबर 6 का अलिफ है, यानी पहला सवाल है कि माहौल पर असरअंदाज होने वाले अज्जा लिखिए। यानी कौन कौन सा अज्जा है जिनका असर जो है हमारे माहौल के ऊपर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है दोनों तरीके से पड़ता है। तो आप सभी को पता है कि हमारा माहौल जो है किन चीज़ों से बना हुआ है, यानी जिन चीज़ों से हमारा माहौल बना हुआ है उसी का ही असर जो है आएगा हमारे माहौल को तब्दील करने में। यानी उन चीज़ों के ज़रिए ही जो हमारा माहौल जो तब्दील हो सकता है। तो हमारा माहौल जो किन चीज़ों से बना है आपको पता ही है। एक है हयाती अज्जा और दूसरा है गैर हयाती अज्जा। तो हयाती अज्जा और गैर हयाती अज्जा जो दोनों मिल करके जो है हमारा माहौल तैयार करते हैं, और यही जो चीज़ें हैं यही जो हमारे माहौल को तब्दील करने की सलाहियत भी रखती हैं। तो गैर हयाती अज्जा जो है वो तबई भी हो सकते हैं और कीमियाई भी हो सकते हैं। यानी दो तरह के ऐसे हैं गैर हयाती अज्जा है जो हमारे माहौल को तब्दील करते हैं। उसमें एक है कुदरती यानी तबई और दूसरा है कीमियाई अज्जा। इसके अलावा हमारे माहौल को जो है तब्दील करने के लिए जो गैर हयाती अज्जा है वो दो तरह के हैं। उसमें एक है कुदरती और दूसरा है इंसान की तैयार करदा। यानी इंसान के तैयार करदा जो माहौल है या जो अज्जा है वो भी हमारे माहौल को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, और कुदरती चीज़ें भी जो हमारे माहौल को तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि मुख्तलिफ़ जानदारों के दरमियान में जो बाहमी ताल्लुक़ होता है, तो इस बाहमी ताल्लुक़ की वजह से भी जो माहौल जो हमारा तब्दील होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने अभी देखा था सवाल में के अंदर में जवाबों के अंदर में कि एक चावल के खेत की मिसाल दी हुई है ना। एक जंजीर थी, इसके अंदर में दिया हुआ सबसे पहले चावल का खेत, यानी चावल का खेत जो है वो ग़िज़ाई साज है, और उसके बाद में था नाक तोड़ा, उसके बाद था मेंढक, उसके बाद था सांप, और उसके बाद था आखिरी में अकाब। तो इस तरीके से ग़िज़ाई जंजीर दी हुई थी। तो ये जो मिसाल है, ये जो ग़िज़ाई जंजीर की मिसाल है, इसके अंदर में एक जानदार का जो दूसरे जानदारों के साथ में बाहमी ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से ये ग़िज़ाई जंजीर जो है वो वजूद में आई। अभी ग़िज़ाई जंजीर के अंदर में अगर एक जगह भी फ़र्क होता है तो बाकी इसका असर जो है पूरी ग़िज़ाई जंजीर पर पड़ता है। तो वो देखिए कैसे पड़ता है। एक बार इसी तरीके से जो है बोर्ड के एग्ज़ाम में जो इसी तरीके का एक सवाल आया था। इसके अंदर में पूछा गया था कि ये जो ग़िज़ाई जंजीर है इसके अंदर में अगर मेंढकों की तादाद कम हो जाए तो क्या होगा, तो माहौली निज़ाम पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर से ग़िज़ाई जंजीर के अंदर मेंढक की तादाद कम हो जाएगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो नाक तोड़े की तादाद बढ़ जाएगी। और नाक तोड़ा जो है वो क्या करता है, चावल की फसल को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसलिए नाक तोड़ा जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो चावल की पूरी फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा और किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरा ये है कि मेंढकों की तादाद कम हो गई तो वहाँ पर जो सांप की तादाद है उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सांप जो है वो मेंढक को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। अब जो है सांप को जब मेंढक ही नहीं मिलेंगे खाने के लिए तो वो भूख का प्यासा रह करके सांप भी मर जाएगा। तो वहाँ पर सांपों की तादाद भी जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि जानदारों के दरमियान में जो बाहमी ताल्लुक़ है, अगर ये ताल्लुक़ में भी फ़र्क पड़ता है तो हमारा माहौल जो है तब्दील हो जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमारा जो माहौल है इसके अंदर में जो कुदरती आफ़ात आती हैं, तो ये कुदरती आफ़ात भी जो है हमारे माहौल को तब्दील कर देती है। जैसे मिसाल के तौर पर कहत साली है, ज़लज़ला है, तूफ़ान है, बारिश है, उसके अलावा बादलों का फटना है, बर्फबारी है वगैरह है, और भी बहुत सारी जो कुदरती आफतें हैं जैसे जंगल में आग लगना। तो ये सब की वजह से जो है हमारा माहौल जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाता है या तब्दील हो जाता है।
इसके अलावा बहुत सारी इंसान की सरगर्मियाँ हैं जो हमारे माहौल को तब्दील करने की सलाहियत रखती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जंगलात की कटाई है, जंगलात की बर्बादी जिसको हम कह सकते हैं, सीनतियाना है, शहरियाना है, आलूदगी है। ये सब चीज़ें जो इंसान करता है, ये सब की वजह से, जो इंसान की वजह से सारी चीज़ें होती हैं हमारे माहौल के अंदर में, और ये माहौल को तब्दील करती हैं। तो इंसान की सरगर्मियों की वजह से जो असरात होते हैं, उन असरात की वजह से जो हमारे माहौल तब्दील होता है, यह हमारे माहौल पर असर पड़ता है। इसके बाद सवाल नंबर 6 का, तो दूसरा सवाल ये है कि माहौल में इंसान का मुकाम अहमियत का हामिल क्यों है, यानी इंसान जो इतना ज़्यादा अहमियत क्यों रखता है हमारे माहौल के अंदर में। तो जवाब में आपको ये बताना है कि जब ज़मीन का इर्तिका हुआ, यानी जब ज़मीन वजूद में आई और जानदारों का इर्तिका हुआ, यानी जानदारों का वजूद हुआ, तो इसके अंदर में, जानदारों के वजूद के अंदर में इंसान जो है वो सबसे आखिरी में वजूद में आया। यानी इंसान जो है वो सबसे आखिरी में वजूद में आने वाला जानदार है ज़मीन के ऊपर में। तो इंसान जो है दूसरे जानदारों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि इंसान की जो कि जहानत है, क़ुव्वत तख़य्युल है, उसका फ़हम है, इदराक है और याददाश्त वगैरह है। तो ये सब की वजह से जो इंसान जो है वो दूसरे जानदारों से जो है मुख्तलिफ है। इसलिए ज़िंदगी के हर शोबे में जो है इंसान ने जो है वो अलग तरीके से जो तरक्की हासिल की, और अपने ऐशो आराम के लिए और अपनी तरक्की के लिए, अपनी टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए, तो इंसान ने जो है ज़िंदगी के हर शोबे में जो तरक्की हासिल की, इसलिए जो है इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात बन गया। यानी इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे तक पहुँच गया। तो इंसान ने जो है क्या किया, ज़मीन पर मौजूद जितने भी कुदरती वसाइल थे, इन तमाम कुदरती वसाइल का जो है वो इस्तेमाल शुरू कर दिया, और इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया और उसका इस्तेसाल भी किया। तो टेक्नोलॉजी और तरक्की के बहाने जो है इसने बहुत सारे कुदरती वसाइल का इस्तेसाल किया, और इंसान ने जो है हमेशा जो है कुदरत के जो उसूल थे, वो कुदरत के उसूलों को जो है उसने नज़रअंदाज किया हमेशा। तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिर यानी जो हम अभी देख रहे हैं हमारे अतराफ़ में, जैसे मिसाल के तौर पर आलूदगियाँ हैं, शहरियाना है, सीनतियाना है और जंगलात की कटाई है वगैरह, ये सब जो चीज़ें हैं इंसान की वजह से हुई। तो इन सारी चीज़ों के अंदर में इंसान का हाथ दिखाई देता है। इसके अलावा शिकार करना और ज़िंदा जानवरों को पकड़ना जैसी सरगर्मियों की वजह से जो है आज जो है ज़मीन पर जानदारों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और कुछ जानदार जो है वो फ़ना होने की कगार पर आ गए हैं। यानी वो फ़ना होने वाले, एकदम ख़त्म होने वाले, लुप्त होने वाले हैं, यहाँ तक कि वो पहुँच चुके हैं। तो इंसान के अलावा भी इंसान के अलावा जो है कोई ऐसा और कोई दूसरा जानदार नहीं है जो माहौल को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। इसलिए जो है हम ये बात को जो है आसानी के साथ में कह सकते हैं कि इंसान जो हमारे माहौल को ठीक भी कर सकता है, और इंसान जो हमारे माहौल को तबाह बर्बाद भी कर सकता है। यानी दोनों काम जो है वो इंसान के ज़िम्मे है, इंसान कर सकता है। इसलिए माहौल के अंदर में जो इंसान जो है एक अहमियत रखता है, ये एक अहमियत का मुकाम है इंसान का हमारे माहौल के अंदर में। ये बात जो है ये हकीकत पर मबनी है कि माहौल की बर्बादी और माहौल की इस्लाह जो है दोनों इंसान के हाथों में है। उसके बाद सवाल नंबर 6 का तीसरा सवाल यानी जीम, यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि हयाती तनु की अक़साम लिखिए और उसकी मिसालें दीजिए। हयाती तनु की जो 3 किस्में हैं उसमें एक नंबर 1 है जीनी तनु, दूसरा है ग्रोही तनु और तीसरा है माहौली हयाती तनु। तो इस तरीके से तीन किस्में हैं हयाती तनु की। उसमें पहला जो है हम देखेंगे जीनी तनु यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक ही जमात के जानदारों में जीनियाती फ़र्क की वजह से जो तनु नज़र आता है उसको जीनियाती तनु यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है इंसान, तो हमारे एतराफ़ में जो है बहुत सारे इंसान हैं, तो तमाम इंसान जो है सभी के सब इंसान है, लेकिन एक भी इंसान जो है दूसरे इंसान के बिल्कुल हूबहू मशाबा नहीं है, यानी बिल्कुल एक हूबहू मसावी नहीं है। उसी तरीके से हमारे एतराफ़ में बहुत सारे नबातात है और हैवानात है की किस्में हैं, तो ये भी जो है बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी 2 जानवर जो है या 2 पौधे जो है बिल्कुल यकसा नहीं होते। और हम भी यहाँ पर और दूसरी भी मिसालें देख सकते हैं, दूसरे जानदारों को देख सकते हैं, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे तरफ पे बहुत सारे परिंदे हैं, तो ये परिंदे जो हैं ये बिल्कुल एक ही अगर नस्ल के हैं, एक ही नौ के हैं, तो भी जो इनके अंदर में फ़र्क नज़र आता है, थोड़ा सा तो फ़र्क उसके अंदर में रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर तोता ले लीजिए आप, या कबूतर ले लीजिए या कौवा ले लीजिए, तो अगर 2 कौवे आजू बाजू बैठे हैं तो भी दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ तो फ़र्क रहेगा ही। तो इसको कहा जाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी जीनी तनु। उसके बाद नंबर 2 है ग्रोही तनु।
ये जानदारों के मुख्तलिफ अनवा में ज़ाहिर होने वाले फ़र्क को जो है गुरोही तनू कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर जो है हमारे अतराफ़ में जितने भी हैवानात है तो इनका हैवानात का एक पूरा गुरोह है, ये पूरे हैवानात से ताल्लुक़ रखते हैं। उसी तरीके से हमारे अतराफ़ में जो नबातात है तो ये पूरे के पूरे जो एक नबातात के गुरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके अलावा हमारे अतराफ़ में बहुत सारे खुर्दबीनी जानदार हैं, तो ये खुर्दबीनी जानदार जो है खुर्दबीनी जानदारों के गुरोह से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद तीसरा है माहौली निज़ाम में तनु यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यानी हमारे अतराफ़ में जितने भी इकोसिस्टम है यानी माहौली निज़ाम है, इनके दरमियान में जो है बहुत सारे और भी माहौली निज़ाम होते हैं। यानी अगर किसी खित्ते के अंदर किसी इलाके के अंदर में कोई अगर एक माहौली निज़ाम है तो इस माहौली निज़ाम के अंदर में और भी मुख्तलिफ माहौली निज़ाम पाया जाता है। तो इसको जो है कहा जाता है माहौली निज़ाम में तनु या फिर इसको कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। मिसाल के तौर पर माहौली निज़ाम जो है वो भी कुदरती या मसनूई होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे अतराफ़ में जो जंगलात है, हैवानात है, नबातात है, जो कुदरती तौर पर जो है माहौल में मौजूद हैं जो चीज़ें, तो इसको कहा जाता है कुदरती माहौली निज़ाम। उसके अलावा मसनूई माहौली निज़ाम यानी ऐसा माहौली निज़ाम जिसको इंसान ने बनाया है। जैसे हमारे मिसाल के तौर पर हमारा शहर है, गाँव हैं, सड़कें हैं, है ना, बस्तियाँ हैं, बिल्डिंगें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको कहा जाता है मसनूई माहौली निज़ाम। हमारे अतराफ़ में जो भी ज़मीनी माहौली निज़ाम है, आबी माहौली निज़ाम है या जंगल का या सहरा का माहौली निज़ाम है, तो यहाँ पर जानदारों का जो है ख़ुद का मस्कन होता है, जहाँ पर जानदार जो है अपनी ज़िंदगी जो है आसानी के साथ में गुजार सकते हैं। तो हर निज़ाम में अपना ख़ुद का जो मस्कन होता है जिसके अंदर में हैवानात है, नबातात है और खुर्दबीनी जानदार जो है वो तमाम जानदार जो है सभी का क़याम होता है। तो हर माहौली निज़ाम में तमाम जानदारों का जो है क़याम रहता है। इसके बाद सवाल नंबर 6 का चौथा सवाल यानी दाल। इसके अंदर में सवाल जो है पूछा गया है दाल के अंदर में कि हम अपने माहौली निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेंगे। यानी यहाँ पे जो सवाल दिया हुआ है ये है कि हम हयाती तनू का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह करेंगे या हयाती तनू का तहफ़्फ़ुज़ जो है किस तरह किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये सवाल जो चेंज होकर के थोड़ा सा बोर्ड में पूछा जा सकता है। आप सिर्फ जो इस बात पर ध्यान देना कि पॉइंट जो है वो क्या है और क्या पूछा गया है, यानी किस ताल्लुक़ से आपको पूछा गया है। तो आपको जवाब में जो है इसके अंदर में लिखना है कि बहुत सारे ऐसे तरीके जिनके ज़रिए जो है हम अपने हयाती तनू का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो भी कमियाब नस्लें हैं यानी ऐसे हैवानात हैं और ऐसे नबातात हैं जिनकी तादाद जो है बहुत सी ज़्यादा कम रह गई है, तो सबसे पहले उनकी हिफाजत का इंतज़ाम करना। उसके अलावा नंबर 2 पॉइंट में है कि कौमी बागात और तहफ़्फ़ुज़ गाहें वगैरह बना करके यानी मामिन या मस्कन वगैरह बना करके जो है वहाँ पर जानदारों के रहने का इंतज़ाम करना, वहाँ पे जगह को मख्तस करना। जिन इलाकों की हिफाजत जो है तहफ़्फ़ुज़ ज़दा इलाकों के तौर पर की गई है तो उनको जो है मखसूस हयाती इलाके के तौर पर मख्तस करना। इसके अलावा जो मखसूस नस्लें जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है प्रोजेक्ट शुरू करना, प्रोजेक्ट तैयार करना और हैवानात और नबातात की जो है हिफाजत करना। और जो कानून और जो उसूल बनाए गए हैं तो उसूलों और कवानीन पर जो सख्ती से अमल करना, यानी जो हमारी हुकूमत ने जो कानून बनाए हैं, जो उसूल बनाए हैं, उसके ऊपर में जो बिल्कुल सख्ती के साथ में अमल करना। यानी जिस इलाके में जहाँ पर जंगली जानवरों को महफूज रखा गया है तो उस ऐसे इलाके में जो है इंसानों को वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, वहाँ पर शिकार वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो है वहाँ पर जा कर के जो कानून बनाए गए हैं, यानी वैसे इलाके में आपको पता होगा कि ऐसे इलाके में जा कर के वहाँ पर हॉर्न बजाना वगैरह भी जो ये कानून गैर कानूनी है। तो ये सारे जो कानून और जो उसूल बनाए गए हैं तो ये सारे कानून और उसूल पर सख्ती से अमल करना, क्योंकि जंगली जानवर जो है और जो जंगलाती इलाका है, जो वहाँ के जो जानवर हैं, चरिंद्र परिंद्र है, वो गाड़ियों के हॉर्न वगैरह से जो है वो डर जाते हैं, भागते हैं इधर उधर। तो उनको डर जो है बिल्कुल भी ना महसूस हो, यानी वो बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जो है अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ में वहाँ पर गुजार सकें। तो हैवानात और नबातात की जो है हिफाजत करना ये भी हमारा काम है। उसके अलावा जो रिवायती मालूमात है, उन रिवायती मालूमात का भी जो है इंदराज करना और इंदराज करके उसका रिकॉर्ड जो है अपने पास में रखना। यानी बहुत सारी रिवायती मालूमात है जो जिसके ज़रिए जो है हम नबातात और हैवानात की हिफाजत कर सकते हैं, आसानी के साथ में कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। तो इसके बाद सवाल नंबर 6 का 5वां सवाल यानी हा। तो हा में पूछा गया है कि जादुई मोलाई प्यांग की कहानी से आपको क्या सबक हासिल होता है, या जादू मोलाई प्यांग की कहानी से आपको क्या सबक मिलता है। तो जादू मोलाई जो है इसके बारे में आपको पता ही है कि जादू मोलाई जो है एक बहुत ही आम इंसान था और ये एक मज़दूर की हैसियत से काम करता था। तो चूँकि जादू मोलाई के दिल में जो है शजरकारी के लिए और नबातात के लिए जो है एक जज्बा था,
एक लगन थी। तो इस अकेले शख्स ने जो है हज़ारों दरख्तों की जो शजरकारी की, यानी हज़ारों की तादाद में जो है वो पेड़ लगाए और लगातार जो है ये अकेला इंसान जो है वो पेड़ों को लगाता गया, जिसके नतीजे में जो है 1360 एकड़ ज़मीन का जो है जंगल खड़ा हो गया। तो जादुई मोलाई प्यांग ने जो है मुसलसल मेहनत की और इसने जो है ये दुनिया को दिखा दिया कि एक अकेला आदमी जो है, एक अकेला फ़र्द भी जो है वो अगर लगातार कोशिश करे, मेहनत करे तो वो एक पूरा जंगल जो है वो उगा सकता है। तो यहाँ पर जादू मोलाई की प्यांग की जो कहानी है, इसके ज़रिए जो है हम अनथक कोशिश, अच्छी लगन और हमारे माहौल के ऊपर में जो है कामिल एतमाद, इसकी हकीकत को हम आसानी के साथ में समझ सकते हैं। ये जो चीज़ें थी, अनथक कोशिश और सच्ची लगन, अनथक कोशिश और सच्ची लगन और अपने माहौल के ऊपर में एतमाद, यानी हमारे माहौल के ऊपर में पूरा भरोसा रख करके जो है जादुई मोलाई ने जो लगातार जो है काम किया। तो एक आदमी जो है जादू मोलाई प्यांग की कहानी से ये सबक सीख सकता है, या हर कोई जो है जादू मोलाई प्यांग की कहानी से जो एक सबक सीख सकता है कि अगर एक इंसान जो है अपने दिल में जो ठान ले कि उसे कुछ करना है, कोई भी काम करना है, तो वो काम जो है वो उसके ज़रिए आसानी के साथ में हो जाता है। तो जादू मोलाई प्यांग की कहानी के ज़रिए जो है एक आम आदमी भी जो है ये सबक सीख सकता है कि अपने माहौल की हिफाजत के लिए जो है एक आम आदमी भी जो है अपनी सारी ज़िंदगी को जो है वक्फ़ कर सकता है और वक्फ़ करके अपने माहौल की हिफाजत कर सकता है। अब सवाल नंबर 6 का 6वां सवाल है, यानी हयाती तनू के चंद हसास खित्तों के नाम लिखिए। ये पूरी दुनिया में तकरीबन जो है 34 मकामात का इंदराज जो है खित्तों के तौर पर किया जाता है। ये हसास इलाके जो है दुनिया के 15.7% इलाके पर मोहित है। तो इसमें से जो है 86% यानी 86% हिस्सा जो है अभी तक के जो बर्बाद हो चुका है। तो अब दुनिया के अंदर में जो तकरीबन सिर्फ 2.3% हिस्सा ही जो है वो हसास इलाके के तौर पर बचा है हमारे पास, यानी सिर्फ इतना ही 2.3 हिस्सा ही जो है हमारे पास रह गया है। तो इसमें नबातात की जो है तकरीबन 1,50,000 अनवा का जो शुमार किया जाता है, जो दुनिया भर के 50% अनवा के मसावी है, यानी 50% जो है वो हमारे ज़मीन पर जो नबातात है उनकी किस्में जो है या उनकी अनवा जो है वो 1,50,000 है और बाकी की जो है तकरीबन इतनी ही जो है हैवानात की किस्में भी हमारे ज़मीन पर मौजूद है। हमारे भारत में जो 135 में से जो है 80 जो अनवा है हैवानात की वो शुमाल मशरकी रियासतों के जंगलात में पाई जाती हैं। इसके अलावा मगरिबी घाट में जो है 1500 से ज़्यादा जो है इलाकाई नबातात की नस्लें हैं, यानी ऐसी नस्लें हैं जो नबातात की जो सिर्फ उसी इलाके में उगाई जा सकती हैं, दूसरे इलाके में नहीं उगाई जा सकती। तो इसको कहा जाता है इलाकाई नस्लें, नबातात की इलाकाई अनवा। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जो सेब वगैरह है, सेब वगैरह जो है वो बर्फ़ानी इलाकों में, कश्मीर के इलाके के अंदर जहाँ सर्दियाँ होती है वहीं पर ही उगता है। उसके अलावा और बाकी जो चावल है वो केरला वगैरह साइड में जहाँ पर पानी की ज़्यादा मोहतात है जिन रियासतों में, तो वहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा होता है। यानी इलाके के हिसाब से जो है फ़र्क पड़ता है नबातात के ऊपर में। इसी तरीके से दुनिया की जो कुल नबातात में से जो है 50,000 जो नबातात हैं वो इलाकाई हैं। अब सवाल नंबर 6, उसका 7वां सवाल हम देखने वाले हैं। ये जो 7वां सवाल है ये 2 पार्ट में है, यानी इसके अंदर में जो है हमको ये बताना है कि जो ख़तरे से 2-4 जो नस्लें हैं, इन नस्लों की ख़त्म होने की वजूहात क्या हैं, यानी ये ख़तरे से 2-4 हैं नस्लें तो इनकी वजूहात क्या हैं, और दूसरा ये कि इसके रोकने के लिए यानी इनकी हिफाजत के लिए हम कौन कौन से इक़दाम कर सकते हैं या कर रहे हैं, ये हमको बताना है। तो सवाल जो है इस तरीके से है, हैवानात और नबातात की बेशुमार नस्लों के ख़तरे में 2-4 होने के असबाब क्या क्या हैं, इन हैवानात की बका के लिए क्या इक़दाम किए जाते हैं। तो ये हमारा सवाल था, 7वां सवाल। तो इसके अंदर में हम जो है पहला पार्ट सबसे पहले देखेंगे कि हैवानात और नबातात की जो नस्लें हैं इनको किस तरीके से ख़तरा हो रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट हमको लिखना है कि इंसान की पैदा की हुई वजूहात की वजह से जो है हैवानात और नबातात की नस्लों को जो है वो ख़तरा है। उसके अलावा चंद कुदरती आफ़ात है जिसकी वजह से भी हैवानात और नबातात को ख़तरा लाग होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ज़लज़ला है, कहत साली है, सैलाब है, बादलों का फटना है, आबो हवा में तब्दीली है, जंगल की आग है और तूफ़ान वगैरह जो होता है। तो ये सब कुदरती आफ़ात होती है। तो इन कुदरती आफ़ात की वजह से क्या होता है कि जो जानवर होते हैं
इनको जो है ग़िज़ा की कमी हो जाती है। तो ये ग़िज़ा की कमी की वजह से जानदार जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उस इलाके में से फ़ना हो जाते हैं। उसके अलावा जानदारों का जो है बड़े पैमाने पर शिकार और ज़िंदा जानवरों को जो है पकड़ना और पकड़ करके जो है उनका इस्तेमाल करना, तो इंसान के ज़रिए जो सबसे बड़ी ये वजह है, जिसके ज़रिए जो है इंसान के जानदारों के सर पर जो है ख़तरे के बादल जो है मंडलाते रहते हैं। उसके अलावा जंगली जानवरों के मस्कन के अंदर में इंसानों की दखल अंदाज़ी, यानी जंगलात का जो इलाका जहाँ पर जो जानदार रहते हैं उस मस्कन के अंदर में रहते हैं, जो जंगली जानवर वगैरह रहते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर जो इंसान की दखल अंदाज़ी की वजह से भी जो है वहाँ पर तनाज़ा पैदा होता है। यानी जंगल के अंदर में इंसान जा कर के जो है कुछ भी हरकतें करता है या फिर जंगल की कटाई वगैरह करता है या जंगली जानवरों का शिकार करता है, यानी जंगली जानवरों के जो मस्कन है उसके अंदर में, तो इंसानों की दखल अंदाज़ी की वजह से जो इंसानों और जानवरों के दरमियान में जो है तनाज़ा पैदा होता है। उसके अलावा वन की तामीर है, सड़कों की तामीर है, कॉलोनियों की तामीरात है, यानी शहरों की तामीर करना वगैरह, इस सब के लिए जो इंसान जो क्या करता है, जंगलात की कटाई करता है। तो वहाँ पर जो रहने वाले जो जंगली जानवर है उनका मस्कन जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। तो सिनतियाना शहरियाना, यानी सिनतें कायम करना और शहरों को आबाद करना, उसके लिए जंगल की कटाई करना, तो ये सब की वजह से जो है बहुत सारी नस्लें जो है ख़तरे से दो चार है। बहुत सारे नबातात और हैवानात जो है वो दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं, यानी हयाती तनु का फ़ना होने का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। तो हयाती तनु जो है हमारा, इसकी हिफाजत के लिए बहुत सारे साइंसदान और बहुत सारे जो माहिरीन जो है, कुदरती के माहिरीन जो है या माहौलियात के जो माहिरीन हैं, ये सब मिल करके जो है वो बहुत सारे इक़दाम करते हैं और एक जगह बैठ करके ये गौर हौस करते हैं। और बहुत सारे जो है हुकूमत के ज़रिए जो बहुत सारे कानून भी बनाए गए हैं, बहुत सारे जो कानून बनाए गए हैं, तो उसके ज़रिए हुकूमत जो है एक किसी खित्ते को, किसी इलाके को जो है वो महफूज तहफ़्फ़ुज़गाह के तौर पर जो है मख्तस करता है, ताकि वहाँ पर जंगली जानवर जो आज़ादाना तौर पर जो अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ में गुजार सकें। तो हुकूमत के ज़रिए जो एक खित्ता जो है वो ज़मीन का, या एक खित्ता जो है ज़मीन का जो है वो तहफ़्फ़ुज़गाह या नेशनल पार्क के तौर पर जो है मख्तस किया जाता है। उसके अलावा मकामी लोग भी जो है वो मुक़द्दस देवराई के तौर पर भी जो है नबातात की जो है ख़ुद से हिफाजत करते हैं। जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं, तो इन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को जो है कैद की सज़ा और जुर्माने की सज़ा भी जो है वो दी जाती है। मतलब ये इसलिए दी जाती है, इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग जो है वो कानून की जो है खिलाफ वर्जी ना करें। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो लोग जो है कानून की जो धज्जियाँ उड़ाएंगे और वो जानदारों का या हमारे हयाती तनु का जो है वो इस्तेसाल करेंगे। इसके बाद है सवाल नंबर 7। इसके अंदर में जो है 3 शक्लें दी हुई हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया कि ज़ैल की अलामतें क्या कह रही हैं। तो इस बिना पर आप अपना जो है किरदार वाज़ह कीजिए, यानी इन अलामतों को हमको देखना है और ये बताना है कि ये अलामतें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जगह जगह हमको ये अलामतें देखने को मिलती है। तो इसमें सबसे पहली जो अलामत है ये है एरो का निशान है। तो ये पहली अलामत जो है, यहाँ पर जो है 3 तीर के निशान दिख रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के। तो इसका मतलब ये है कि दोबारा इस्तेमाल, दोबारा दौर और कम इस्तेमाल करना, यानी किसी भी चीज़ को जो है हम उसका इस्तेमाल को कम कर सकते हैं, उसके अलावा उसको दोबारा से फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसका दोबारा दौर कर करके यानी दोबारा चक्कर करके भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहली अलामत जो है ये 3R सिस्टम को बताती है, यानी रिड्यूस करना, रीयूज़ करना और रीसाइकिल करना। तो इस तरीके से जो 3R सिस्टम जो मैंने अभी बताया था इससे पहले भी कि बोर्ड के एग्ज़ाम में 3R सिस्टम के बारे में पूछा था, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह के अंदर में भी 3R सिस्टम के बारे में पूछता है। तो मिसाल के तौर पर मैंने इसमें बताया था कि प्लास्टिक जो है इसका जो है हम इस्तेमाल कम कर सकते हैं, यानी उसके यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा जो है प्लास्टिक को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रीयूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा प्लास्टिक को हम रिसाइकिल भी कर सकते हैं, यानी दोबारा चक्कर उसका कर सकते हैं, यानी प्लास्टिक को जमा करके उसको फैक्ट्री वगैरह में भेजा जाए तो वो फिर से उसकी प्लास्टिक की जो भी चीज़ें हैं वो फिर से बन जाती हैं, तो फिर से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो प्लास्टिक के ज़रिए जो आलूदगी नहीं होगी। तो ये जो निशान पहला वाला है वो 3R सिस्टम को ज़ाहिर करता है। उसके बाद दूसरा निशान दिया हुआ है यहाँ पर, एक पानी की बूंद बनी हुई है। तो ये अलामत जो है ये हमको जो है पानी की अहमियत के बारे में बताती है, यानी पानी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। जैसे हमने सुना है कि जल है तो जीवन है, यानी पानी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो पानी को जो वो किसी भी तरीके से वेस्ट ना किया जाए, पानी को जो है बेजा जो है बहाया ना जाए।
यानी ऐसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शहर है, ऐसे बहुत सारे गांव है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, यानी वहाँ पे पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। अगर हम पानी को अब बचाएंगे तो बचने के बाद में पानी जो है उस इलाकों तक भी पहुँचाने में आसानी होगी। तो इन्हें उन इलाकों में भी आसानी के साथ में ये पहुँचाया जा सकता है अगर हम पानी को बचाएँगे तो दूसरी अलामत से के ज़रिए जो है ज़ाहिर होता है कि पानी की जो है बचत जो है मुनसिफाना तरीके से हमको करना चाहिए। तो इस पैगाम को दूर दूर तक फैला देना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी जो अलामत है, इसके अंदर में बताया है शमसी तवानाई के इस्तेमाल के लिए। यानी शमसी तवानाई जो है यानी सूरज से आने वाली जो तवानाई है, इसको जो है हम किसी भी तवानाई में तब्दील कर सकते हैं आसानी के साथ में। ये हरारती तवानाई में तब्दील हो सकती है, ये बरकी तवानाई में तब्दील हो सकती है। तो सूरज से आने वाली जो तवानाई है ये हमेशा मिलने वाली हमको, यानी ये तजदीदी तवानाई का ज़रिया है। तो इसके तरकीब देंगे हम लोगों को तो लोग जो है वो गैर तजदीदी तरीक़ों को छोड़ेंगे। यानी जो गैर तजदीदी तरीका है, यानी जो रकाज़ी ईंधन को इस्तेमाल कर रहे हैं तवानाई के लिए, यानी कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल वगैरह को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनका इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे। और इसके इस्तेमाल ना करते हुए जो है वो सोलर एनर्जी का यानी शमसी तवानाई का इस्तेमाल करेंगे। तो शमसी तवानाई इस्तेमाल करने का एक ये फ़ायदा है कि इसके ज़रिए जो रकाज़ी ईंधन नहीं जल रहा, इससे फ़िज़ाई आलूदगी जो है हमारी नहीं होती, हमारी फ़िज़ा जो है आलूदा होने से बच जाती है। उसके अलावा ये तजदीदी तरीका, यानी हमेशा हमको ये मिलती रहेगी तवानाई, तो हम इसका इस्तेमाल हमेशा कर सकते हैं। और रकाज़ी ईंधन के बारे में हमको पता है कि रकाज़ी ईंधन जो है इसके ज़खायर जो है महदूद है। कुछ सालों में, कुछ वक्तों के बाद में जो है ये ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर बाद में हम तवानाई की जो ज़रूरत है उसको कहाँ से पूरा करेंगे। तो इसलिए जो उन ज़खायर को जो अभी से जो उनको महफूज किया जाए, उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए, तो ख़त्म होने वाले जो ईंधन है जो इनकी हम धीरे धीरे जो बचत भी कर सकते हैं। तो ये जो 3 अलामतें जो दी हुई हैं, ये 3 अलामतों के ज़रिए हमको ये पता चलता है कि हमको भी जो है अपना आपको जो है माहौल दोस्ताना तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए। यानी हमको भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होकर के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, ताकि हमारा माहौल जो है वो आइंदा नस्लों के लिए जो है वो बेहतर हो जाए। तो यहाँ पर जो है हमारा चौथा सबक माहौली हुस्न निज़ाम, इसका सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया। यानी सवाल जवाब जो है तफसील के साथ में जो है यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब इसके ऊपर में जो हम टेस्ट लेने वाले हैं, तो आप लोग जो है जो नीचे में जो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो इस लिंक के ऊपर आप जा कर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कीजिए, ताकि टेलीग्राम ग्रुप पर जो एग्ज़ाम होगा या ऑनलाइन जो भी एग्ज़ाम होगा तो उसका रिज़ल्ट जो है हम उस टेलीग्राम ग्रुप पर शाया करेंगे। इसलिए आप जो है वो टेलीग्राम ग्रुप को याद से जो है ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, फिर हम बाद में अगला वीडियो लेकर के हाजिर होंगे।